it is blurred? बताना जरा. नहीं मैम अभी ठीक है. नो मैम. Okay, now it is clear. Fine. Let's go ahead. Now. मैम हेलो. हाँ बोलो. हाँ अब थोड़ा दिख रहा है मैम, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लरिंग हो रहा है अचानक. अभी देखो ज्यादा हो गया. कोई बात नहीं, वो इट मे बी बिकॉज ऑफ फोकसिंग की वजह से हो रहा है. वो उसको थोड़ा सा मैनेज होने को टाइम लगेगा. रुक जाओ. वेट मैम एक टैप करोगे तो फोकस वो हो जाए. आई होप नाउ इट इज क्लियर. यस. Okay, so now we are going to discuss about the simple pendulum, that your simple pendulum performs as an SHM. उसके बाद हम simple pendulum से related कुछ laws देखेंगे जो कि हम by experiments from videos देखेंगे कि वो laws सच में applicable है. Means you can trust physics in the terms of that great physics professor. I can simply state a word after that, that you can trust physics. जो चीज आप पढ़ते हो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है. ओके, सो लेट्स गो अहेड. व्हाट इज सिंपल पेंडुलम एंड व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस दैट वी विल कंसीडर. लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. व्हाट इज सिंपल पेंडुलम और व्हाट इज आइडियल सिंपल पेंडुलम. ये जो आइडियल सिंपल पेंडुलम होता है ये काफी लाइट स्ट्रिंग से मींस वी ऑलमोस्ट कंसीडर कि ये जो स्ट्रिंग का ये जो वायर है इट इज मासलेस, और जो भी मास होता है वॉल्ट 11 का ही दिखाने वाली हूँ. करेक्ट है. जो भी मास होता है वो इस बॉब की वजह से होता है. ओके, आई एम कंसीडरिंग दैट दिस वायर इज मासलेस एंड दिस टोटल मास of this particular simple pendulum is all because of this mass of this bob, and this bob is very heavy. Okay, now what we are going to do, what is the length of the simple pendulum. Length is considered to be this total length of the string plus center of gravity of this particular bob. So center of gravity से ऊपर तक के लेंथ को हम टोटल लेंथ कंसीडर करते हैं सिंपल पेंडुलम का. ओके, नाउ let m be the mass. Let m be the mass of bob and t be the tension in the string. T dash be the tension in the string, क्योंकि t से हम टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए टेंशन इन द स्ट्रिंग को हम t dash से रिप्रेजेंट करेंगे. So t dash be the tension in the string. Okay, now we are going to see कि अगर मैं सिंपल पेंडुलम को एक पर्टिकुलर एंगल से डिस्प्लेस कर दूं, सो दिस सिंपल पेंडुलम विल परफॉर्म एन एसएचएम. ये जो सिंपल पेंडुलम है ये एसएचएम परफॉर्म करेगा. एंड जैसे कि शायद मुझे ईशा ने पूछा था कि मैम जो स्प्रिंग में हम पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर रहे थे क्या वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. सो मैंने बताया था उस वक्त कि इन स्प्रिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इन पेंडुलम जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है. मतलब वो जो जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर सिंपल पेंडुलम को जब आप एक पर्टिकुलर स्मॉल एंगल थीटा से रिप्लेस करते हो, हम काफी छोटा एम्पलीट्यूड कंसीडर करने वाले हैं सो दैट एयर रेजिस्टेंस से हमारे एम्पलीट्यूड को कोई प्रॉब्लम ना हो. दिस इज द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ योर सिंपल पेंडुलम. स्ट्रेट हमने उसको क्या किया, एक स्मॉल एंगल थीटा, वेरी स्मॉल एंगल थीटा से मैंने उसको रिप्लेस किया है, डिस्प्लेस किया हुआ है, सॉरी वेरी स्मॉल एंगल थीटा से मैंने उसको डिस्प्लेस किया. अब मुझे पता है कि दिस इज माय ए पोजीशन, इनिशियली मेरा पेंडुलम जहां पर था, दिस इज माय बी पोजीशन, और एक टाइम के बाद एसएचएम परफॉर्म करते करते मेरा जो पेंडुलम है वो सी पोजीशन पे आएगा, एंड इन दिस वे इट विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट. ये इस तरीके से कुछ कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहेगा. ओके, नाउ लेट्स रिजॉल्व दिस. मुझे पता है कि यहाँ पर जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ये ऊपर की तरफ लगेगा टी डैश. दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, कीप इट इन माइंड. ये जो थीटा है ये बहुत ही स्मॉल है और इसको रिजिड सपोर्ट से इस पेंडुलम को टांगा हुआ है. यहाँ पर इसको रिजिड सपोर्ट के हेल्प से यहाँ पर इसको हैंग किया है, एंड वी हैव डिस्प्लेस्ड द पेंडुलम विद अ स्मॉल एंगल थीटा. ओके, L of this is the length of the original length of the pendulum. Now मुझे पता है कि when I resolve it,
यहाँ पर जब मेरा पेंडुलम है, mg मेरा पूरी नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज द वेट ऑफ द बॉब. अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, सो व्हाट आई विल फाइंड दैट कि दिस पार्ट अगर आप इसको अच्छे से रिजॉल्व करो और फाइंड करो तो ये थीटा ही है, यहाँ पर ये थीटा होगा. सो दिस विल बी योर mg cos theta and this part, this side it will be mg sin theta. मतलब एक चीज देख रहे हो कि जो टेंशन है उस टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है, mg cos theta. और आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करने वाला है, मतलब जो बॉब को वापस मिस क्या हुआ मिस वो एक बार फिर से बताओ ना, यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएट हो रहा था तो इसलिए कनेक्शन गया मेरा, जो अजम्पशंस की है. assumption सिर्फ इतना किया है कि स्ट्रिंग का जो मास है वो वहां पे ऑलमोस्ट द स्ट्रिंग इज मासलेस. जो भी मास है वो इस बॉब की वजह से है. लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज फ्रॉम is the length of the string plus the point of the center of gravity of this particular bob. Total length is the distance between the end of the string and the center of gravity, which is represented by L. And what I am going for, I am displacing my simple pendulum with a small angle theta. So you can say this is an angular displacement which is very small. So I am displacing my pendulum with a small angle theta. T dash is the tension of the string. Now if I resolve, I know if I have displaced it to a mean, to a extreme position. अब मैंने इसको यहाँ से रिलीज किया, रिलीज करने के बाद ये A पे जाएगा, A से C पे जाएगा, C से वापस से A पे आएगा, मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करने वाला है. बट अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा मेरा बॉब, दैट इज इट विल गो इफ आई प्लीज लेट मी कंटिन्यू. या बोलो मेरा नेटवर्क का इश्यू है, मैं क्या लीव करके कैसे ज्वाइन करूं क्या? फाइन. सो इफ आई डिस्प्लेस this bob from you can talk to host about it. If you replace a bob from here, from extreme position, अगर आप इस bob को रिलीज करो तो ये bob जो है ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा. करेक्ट है. Now if it will be performing in oscillatory motion, अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो oscillatory motion ये परफॉर्म कर रहा है वो SHM है. I need to prove that कि whatever oscillatory motion this bob is performing is SHM. और मुझे पता है कि SHM होने के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. पहली बात, एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जो बॉब को बार बार मीन पोजीशन पे लेकर जाए. और दूसरा ये होना चाहिए कि मीन पोजीशन पे, at mean position your potential energy must be minimum. अब अगर तुम इस बॉब के वेट को रिजॉल्व करो, this is mg, this will be mg cos theta and this will be mg sin theta. ये जो mg sin theta है ये यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स का काम करने वाला है. This will help your bob to move towards the A position. Okay, मतलब there is a restoring force that is because of the gravity that is allowing your bob to go again to the equilibrium position. मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई. दूसरी कंडीशन यही है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये पूरा, इफ दिस इज द पाथ ऑफ योर बॉब, सो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस है और ये आपका मीन पोजीशन है. तो ऑफ कोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल मिनिमम होता है. मतलब ये दोनों केसेस को फॉलो कर रहा है. There is existing a restoring force because of this gravitational potential energy which is allowing your bob to move towards the A position. Means ये mg sin theta आपके bob को A position पे वापस लेके जाने वाला है, मीन पोजीशन पे लेकर आने वाला है. अगर आपका bob यहाँ चला गया, यहाँ से ये mg sin theta का डायरेक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा और ये वापस से उसको मीन पोजीशन पे लेके जाएगा. मीन्स mg का जो mg sin theta कंपोनेंट है वो यहाँ पे restoring force की तरह काम करने वाला है. Means there exists a restoring force which is allowing your bob to move to the mean position, that is equilibrium position. Hope you are clear what I am trying to say. And this total is the amplitude of your, this is the extreme amplitude, that is, sorry, extreme displacement, that is the amplitude of your particular bob.
Hope you are clear what I'm trying to say. This is all about the simple pendulum. Simple pendulum oscillate करता है, पर वो SHM परफॉर्म करता है कि नहीं, that is what we are going to prove here. हम ये बोलने वाले हैं कि ये जो बॉब है, ये जो इसका स्ट्रिंग है, it is almost massless. एक रिजिड सपोर्ट से इसको अटैच किया हुआ है. उसके बाद ये जो ए पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यहाँ से हम इस बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे विद एन एंगल थीटा. थीटा इज वेरी स्मॉल. ओके, डिस्प्लेस करने के बाद जब हम इसको रिलीज करेंगे, हियर टी डैश इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. जब हम इसको रिलीज करेंगे, ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना शुरू करेगा. बट हमको ये देखना है कि वेदर दिस ऑसिलेटरी मोशन इज एसएचएम और नॉट. सो व्हेन आई रिजॉल्व द वेट हियर, जब मैं वेट को रिजॉल्व करती हूँ, जब मैं mg को रिजॉल्व करती हूँ, व्हाट आई एम फाइंडिंग कि mg cos थीटा जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग को बैलेंस कर रहा है, और जो mg sin थीटा है वो बॉब को मीन पोजीशन में ले जाने में हेल्प कर रहा है. मतलब समवेयर दिस mg sin थीटा इज वर्किंग लाइक अ रेस्टोरिंग फोर्स हियर. ओके, इसीलिए सिंस यहाँ पे ग्रेविटी उसको मीन पोजीशन पे ले जाने के लिए हेल्प करती है, इसलिए यहाँ पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है इस टाइम पर, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में डिफाइन करते हैं. वहां पर इलास्टिसिटी कर रहा था, इसलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे. यहाँ पे ग्रेविटी कर रही है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. नाउ ये जो वेट का mg sin थीटा कंपोनेंट है, ये आपके बॉब को वापस से मीन पोजीशन में ले जाने में हेल्प कर रहा है. मीन समवेयर दिस mg sin थीटा इज वर्किंग लाइक अ रेस्टोरिंग फोर्स हियर. होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कुछ डाउट नहीं है? शुड वी गो अहेड? ओके, अब अगर जरा ध्यान से देखो, जब आप इस बॉब को ऊपर की तरफ खींचते हो, इस पे दो फोर्सेस लगते हैं. एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग टी डैश, और दूसरा वेट mg. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट आयुष, मैं काफी बार रिपीट कर चुकी हूँ. सी इट इन यूट्यूब नाउ. नाउ देयर आर टू फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एक तो आपका टी डैश है, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दूसरा आपका mg है, जिसको आपने टू पार्ट्स में रिजॉल्व किया है. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. अब मैं अगर रेस्टोरिंग फोर्स के टर्म में बात करूं, सो यू नो दैट कि जो भी फोर्स आपने उसको ऊपर ले जाने में अप्लाई किया है, उस फोर्स को अपोज करके mg sin थीटा आपके पर्टिकुलर बॉब को टुवर्ड्स द सेंटर लाने की कोशिश करेगा. करेक्ट है? सो रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा. Hope you are clear what I'm trying to say. So let's go ahead. अब मुझे पता है कि force can be given by, since I am considering that this theta is very small. When theta is very small, I can write sin theta as theta. ये आपने काफी बार किया होगा. ओके, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. सो यू कैन रिप्रेजेंट इट हियर. एफ इज इक्वल्स टू माइनस mg थीटा. दिस माइनस इज रिप्रेजेंटिंग कि आपका रेस्टोरिंग फोर्स एंगल के अपोजिट में चलता है. दैट इज इट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा. ओके, जो भी फोर्स आप लगा रहे हो उसके अपोजिट फोर्स में ये mg sin थीटा काम करने वाला है. दिस इज व्हाट इट इज explaining you. Let's go ahead. अब अगर मैं थीटा को ध्यान से देखूं, if this total part I am considering this as a general equation, general as x. So अगर मुझे थीटा निकालना है, what will be थीटा here? थीटा क्या होता है? साइन थीटा है. What is साइन थीटा? थीटा बड़ा रहेगा तो वहां पे फिर बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं. थीटा बड़ा होगा तो आप साइन थीटा को थीटा सी नहीं लोगे, आप साइन थीटा को साइन थीटा लेके सॉल्व करोगे. ओके, तो फिलहाल वो रेडियन में है क्या? नहीं किया है जी. इट विल बी इन रेडियन. सो लेट्स गो अहेड. नाउ दिस थीटा, दिस sin theta can be calculated by what? What is sin theta? So hope you know that you can replace the theta by theta is equals to x by l. Okay, it is x by l. बता सकता है कोई कैसे आया ये? Anyone can say, explain me how this theta is equals to x by l. Sin theta क्या होता है? What is sin theta?
Opposite upon hypotenuse. Opposite upon Opposite upon hypotenuse. Opposite upon hypotenuse. Opposite upon hypotenuse, correct है? So can you explain me ये कैसे आया? Yes, please. Someone can explain me how I got theta is equals to x by L? Yes, please. थीटा के ऑपोजिट में x है और वो नहीं हाइपोटेन्यूज L तो नहीं है ना. Please explain. Try to explain. थोड़ा Hello. सोचो इसके बारे में. हाँ बोलो. Hello. हाँ I'm listening. मिस बोलो. हमारा थीटा ऊपर है ना, ऊपर थीटा छोटा सा है, तो फिर जो हमारा स्ट्रिंग का जो लेंथ है वही हाइपोटेन्यूज भी है, क्योंकि जब क्या वो उस तरफ जाएगा, आई मीन राइट में जाएगा, तो वो उस साइड का जो लेंथ है वो भी उसका एल ही होगा स्ट्रिंग का, और नीचे तो डिस्प्लेसमेंट एक्स कर ही रहा है, तो फिर वो Okay. थीटा ऊपर है तो उसमें अपोजिट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज उसका फॉर्मूला है, तो एक्स बाय Okay, fine. जैसे कि अमन ने बोला, बट अमन ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली बोलूं तो. इफ यू रिप्लेस Hello, इट miss. बाय थीटा योर लेंथ इज नॉट सेम. लेंथ आपका सेम नहीं होता. आपका लेंथ जब आप थीटा से रिजॉल्व करते हो तो आपका लेंथ वेरी हो जाता है. इट वेरीज बाय एलजी sin थीटा एंड एलजी cos थीटा. मतलब जो में लेंथ वो कवर करता है वो सेम नहीं होता. कोई और है जो सोच सकता है इसके बारे में? जरा सोचो कौन और सा बताओ लेंथ मिस, हाउ कौन इट सा इज एक्स लेंथ? बाय एल. कौन सा लेंथ वेरी होता है? ये जो लेंथ आप बोल रहे हो ना, हाँ ये जो लेंथ आप बोल रहे हो ना, हाँ व्हेन यू रिप्लेस इट, जब आप इसको ऐसा लेते हो तो व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा, हाँ व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा, तो वो पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट, अगर आपको याद हो हमने ये चीज प्रूव की थी इन 11th स्टैंडर्ड. मीन्स वो तो स्ट्रिंग का लेंथ तो सेम रहेगा ना. स्ट्रेन से होएगा ना. स्ट्रिंग का लेंथ सेम होता है, लेंथ का इशू नहीं है. मैं स्ट्रिंग के लेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, बट जब आप उसको स्ट्रिंग का लेंथ इज गोइंग टू बी सेम, लेंथ चेंज नहीं हो रहा है. बट जब आप उसको रिप्लेस करते हो ना, जब आप उसको यहाँ लेकर आते हो, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों जो है ये दोनों सेम होगा क्या? नहीं वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा वो. क्या मीन दोनों के मिस? मीन अगर के यहाँ से रेस्पेक्ट आप पे. हाइट कंसीडर करो, लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा. अगर आप हाइट कंसीडर करो, स्ट्रिंग का लेंथ इज सेम, बट अगर आप हाइट कम यहाँ होएगा. से हाइट कंसीडर करो तो हाइट सेम नहीं रह जाता. हाँ, हाँ हाइट कम हाइट तो होएगा. कम होगा, वो तो ऑफ कोर्स है हाँ, मिस. बराबर. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो हाइट है वो थीटा के हिसाब से चेंज होता है. तो यहाँ पर आई कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय एल. जैसे कि अमन ने बोला कि मैम वही एल यहाँ पे भी हो जाएगा. एल आप मेजर कहाँ से करते हो? इस पर्टिकुलर रिजिड सपोर्ट से. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम. ऐसा कभी सम में मिस्टेक करने की कोशिश मत करना. अच्छा मिस वो है क्या एल रिजिड से जो है? ओके ओके. हाँ, मीन्स फिर तो रिजिड से लेके रिजिड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस इज एल. तो ऐसे जब तो आप एल उसको चेंज होते रहेगा. हाँ एग्जैक्टली इट इज गोइंग और टू चेंज. मीन्स फिर H, तो your x L will be H of H times, your L will be replaced by L times of something theta. समझ में आया? You have to resolve that. The height is not going to be same. Height जो है वो same नहीं रहेगी. मीन्स इसलिए फिर मैंने वो बोला कि x तो हम x कभी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा ना. फिर वो तो फिर मतलब उसका but वो स्लैंट somewhere you रहेगा. can consider, somewhere you can consider छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं. We are taking small displacement. अच्छा ओके. मैंने पहले ही बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो काफी छोटा है कि x को हम ऑलमोस्ट इक्वल्स टू a कंसीडर कर सके. Now someone please explain how you'll get theta is equals to x by L. Think about it. मैं इस बता दूं तुम क्या करोगे? Think about it. I'll get theta as x by L. I'm giving you 2 to 3 minutes time. Think about it and answer. I'll get theta as x by L. You want me to focus the diagram? Yes miss.
कुछ सोचा किसी ने? How you got theta as x by L? Think about it. वही वाला लॉजिक दिख रहा है, बाकी कुछ तो नहीं समझ मैम रहा। मेरे को सोच रहे, रुको। लॉजिक से कुछ नहीं होता बालाजी फिजिक्स में। लॉजिक से कुछ नहीं होता फिजिक्स में। हेलो लॉजिक का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तो बोलो। हेलो हाँ बोलो। मैम, ऐसा हो सकता है कि मतलब उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है कि वो लेंथ चेंज हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो कम है ना। हाँ ये चीज बोल सकते हो, जो चीज ऑलरेडी किसी ने मुझे बोली कि मैम डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं हुआ है कि यू कैन कंसीडर एल ऑन बोथ द साइड्स, दैट यू कैन से। तो वैसा हम लोग सेम नहीं कंसिडर कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट इज नॉट सेम। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें यू हैव टू कंसीडर द हाइट का कंपोनेंट्स। हाइट इज नॉट सेम। हाँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी सेम, लेंथ तो कांस्टेंट पार्ट है, but हाँ height of the component, height of the system cannot be changed. It will, sorry, height of the system will be changed at every point. So think about it. हेलो हाँ हेलो हाँ बोलो। हेलो मिस। हाँ अमन, you're audible. मिस Say. ये मैं 1 मिनट दिखा रहा हूँ कुछ, मैं ऑन करूँ क्या? करो करो. Go ahead. हेलो। हाँ हाँ go ahead. ओके मिस। यस मिस। बैक कैमरा। मिस दिख रहा है क्या? एक मिनट अमन. Madhuri ma'am, will you please stop recording? Placing sin theta as theta c, so that theta can be given as x by L. Okay. This theta can be given as x by L. ये theta is equals to x by L आपने कहीं पर पढ़ा है? वो कहाँ पढ़ा है मैं आपको बताती हूँ. सर्कुलर मोशन में पढ़ा है. अगर थोड़ा सा याद हो, रेडियन में जब आप आर्क मेजर करते थे, कैसे मेजर करते थे? इट वाज आर्क सबटेंडेड बाय द लेंथ. ये इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है. कुछ याद आ रहा है? सर्कुलर मोशन में अगर आपने पढ़ा होगा, वहां पर जब आप थीटा मेजर करते थे, इट वाज आर्क सबटेंडेड पर यूनिट लेंथ. कुछ याद है? मैंने कुछ बोला तो. दिस वाज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द थीटा. This is your angular displacement. Physics is all about the facts. मैंने सोचा था ये आप कल मुझे बताओगे, but let it be. So theta is the xs. मुझे किसी ने बोला कि मैम ये तो एक, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो this displacement is not a perfect straight line. It's not a perfect straight line. It is an arc. So if I want to calculate this angular displacement, it is arc per unit length, per unit radius. Okay. और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो it is a circle. अगर इसको पूरा घुमाया जाए तो it is a circle. So this L is actually the radius. This length is actually the radius. So it is arc per unit length. Okay. और somewhere you can also consider कि आपने जो explanation दिया कि मैम theta is very small, so we can consider this height is equivalent to your length. That is also perfect. But this is much more appropriate explanation behind this theta. Okay. So if I substitute this here, I'll get F is equals to minus mg x by L. Correct है? Now, hope you are remembering ये minus क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, माइनस ये जो mg sin थीटा है, वो हमेशा उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करके आपके बॉब को सेंटर में लाने की कोशिश करेगा. So that's why this minus is here. Okay. Now, if I compare this to, मुझे पता है mass of the bob will be constant, acceleration due to gravity will be constant, and the length will be constant. मतलब यहाँ से हमको एक चीज मिल गई, which is following the Hooke's law, that the restoring force is directly proportional to minus of x.
यही था ना हुक्स लॉ कि आपका जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड इट फ्रॉम हियर. वही चीज हमने यहाँ से पूरी प्रूव की है कि आपका रेस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय माइनस mg sin थीटा. व्हाई वी हैव टेकन माइनस? बिकॉज दिस mg sin थीटा इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और हमेशा उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है. नाउ दिस sin थीटा, हमने बोला थीटा इज वेरी स्मॉल, लेट्स टेक दैट थीटा इज थीटा c, दैट इज थीटा इन रेडियन. So it simply becomes f is equals to minus mg theta. Theta is x by l, that is your arc subtended per unit radius or per unit length you can consider here. Now when we go ahead, now f is equals to minus mg x by l. अगर सारी चीजें देखें तो m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, f is directly proportional to x and it is in the opposite direction. This is what your SHM का Hooke's law explains. मीन्स ये चीज ये एक्सप्लेन करती है कि आपका जो सिंपल पेंडुलम है व्हेन इट ऑसिलेट्स इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इन योर SHM योर रेस्टोरिंग फोर्स इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल एंगल थीटा योर रेस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय माइनस mg x by l. होप यू आर क्लियर, होप एवरीवन इज क्लियर. जैसे वहां पे हमने माइनस kx लिया था, यहाँ पर वी गॉट फॉर सिंपल पेंडुलम f is equals to minus mg x by l. Clear with the part. Now let's go ahead. That we understood from here that whatever will be the restoring force, this is f is representing a restoring force and this restoring force is directly proportional to displacement and it is in the opposite direction of the displacement. Now if I want to calculate the time period, I know what is time period of a simple, how time period is calculated. T is equals to 2 pi by omega. करेक्ट है. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट. मुझे पता है ओमेगा क्या होता है, अगर हमको याद हो, ओमेगा वाज आल्सो रिटन एज एक्सेलरेशन. ओमेगा कैन आल्सो बी रिटन एज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. याद है किसी को? ये चीज मैंने पीछे बताई थी. योर एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज योर ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. ओके, we have proved it earlier. So अब मुझे यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है. मुझे पता है कि मेरा f क्या आया था. What was my restoring force? My restoring force was f is equals to minus mg x by l. F can also be written as mass into acceleration. Things are clear or blurred? नहीं अभी ठीक है. अभी Clear है? Clear. So f can be written as m into a minus mg x by l. Okay, now what is going to happen? This mm got cancelled and we got acceleration is equals to minus g x by l. और यहाँ से देख सकते हो ये अगेन वैसा ही आ रहा है स्प्रिंग जैसा. g कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, मतलब अगेन योर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. सेम आपका SHM का पूरा SHM को फॉलो कर रहा है. जो SHM का बिहेवियर होता है वो सारी चीजें सिंपल पेंडुलम भी फॉलो कर रहा है. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x. नाउ हमने देखा पीछे t is equals to 2 pi under root of acceleration per unit displacement. करेक्ट है. नाउ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? यहां से निकाल सकते हो a by x is equals to minus g by l. अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लू तो a by x is equals to g by l, क्योंकि माइनस का साइन सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि your acceleration is directing in opposite direction as compared to your displacement. So in magnitude a by x can be written as g by l. So for simple pendulum the time period is given by 2 pi under root of a by x की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ? I can substitute g by l. So it simply becomes t is equals to 2 pi under root of, अगर इसको ऊपर लेकर आए it becomes l by g. This is how you can calculate the time period of a simple pendulum from this particular equation.
and you can see that the time period is directly proportional to length and inversely proportional to acceleration due to gravity. अगर आपको किसी पेंडुलम का लेंथ पता हो और आपको वहां की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक ऑसिलेशन के लिए आपका सिंपल पेंडुलम एक ऑसिलेशन के लिए, एक छोटे एम्पलीट्यूड की बात कर रही हो, दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल एम्पलीट्यूड, ये छोटे एम्पलीट्यूड के लिए कंसिडर किया जा रहा है। बहुत बड़ा सर्कल बना के उसको घुमाओगे तो बात अलग है। एक छोटे एम्पलीट्यूड के लिए आपका टाइम पीरियड जो है सिर्फ लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको लेंथ और ग्रेविटी पता चल जाए, अगर आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक मिनट अमन, अगर आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता चल जाए आप उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो अमन। इस अपर साइड दिखाओ ना पेज। दिस वन? यस। मिस बड़ा थीटा होगा तो क्या करेंगे बताओ ना। बड़ा थीटा होगा तो जो आप साइन थीटा को थीटा ले रहे थे ना वो आप नहीं लोगे, वहां पे आप साइन थीटा लेके उसको सॉल्व करोगे। फिर वो x/l नहीं आ पाएगा ना? नहीं आएगा तो वो साइन थीटा के टर्म्स में आगे जाएगा। अच्छा x/l के बदले sin थीटा लिखे, हाँ फिर तो तब हो आपका जाएगा। एल बी, वही मैंने बोला, तब आपका एल बी इज इक्वल्स टू एच नहीं होगा, हाँ वहां पे हाँ फिर आपको एच का भी कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। हाँ 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 समझा। हेलो Yes. मिस। हाँ मिस बोलो वो अमन। माइनस कहाँ गया? यहाँ पर बोल रहे हो? a upon x is equals to minus g by l. हाँ, लिसन a अमन, upon x ये is equals माइनस to क्या minus रिप्रेजेंट g कर by रहा था? l. हाँ, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था, और इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ये माइनस सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर रहा है कि योर एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू योर displacement. So this minus is only representing a direction. So if you talk in the terms of magnitude, it simply becomes a by x is equals to g by l. ये चीज हमने पहले भी की है कि if you want to talk in the terms of magnitude, it simply means a by x is equals to g by l, because ये माइनस का सिर्फ एक ही काम है, ये सिर्फ इतना बताता है कि they are in opposite directions. That's all. हाँ मैं वो समझ गया। Yeah. So when you substitute it, you get the equation as t is equals to 2 pi under root of L by G. This is what you got. कुछ डाउट है तो यहाँ तक प्लीज आस्क। इससे हमने ये क्लियर किया कि योर सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर इसमें भी हुक्स लॉ फॉलो होता है, and it is found that restoring force is directly proportional to displacement in opposite direction, and your acceleration is also directly proportional to displacement in opposite direction. बट आपको जो फॉर्मूला मिल रहा है, सिंस यहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा वो ग्रेविटी के साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, इसीलिए आपको इक्वेशन वेरी हुआ है एज कंपेयर टू द स्प्रिंग। बट अगर देखोगे तो ओवरऑल लॉ तो वही फॉलो हो रहा है, जो लॉ एक एसएचएम को फॉलो कर, एक पर्टिकुलर ऑसिलेटरी मोशन को एसएचएम बोलने के लिए फॉलो होना चाहिए, वही लॉ यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। यू कैन सी द होल डेरिवेशन अगेन। कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। दिस इज हाउ वेयर वी स्टार्टेड। We consider this L, capital L, as the length of the pendulum, that is from the end point to the center of gravity. Okay, and I'm considering whatever I'm displacing is with a small angle theta. So F is equals to minus mg sin theta. This minus mg sin theta is your restoring force. Okay, so here this minus is representing that whatever force you apply, minus mg sin theta हमेशा उसके opposite direction में लगेगा, और यही एज अ रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा और उसको सेंटर में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाने में हेल्प करेगा। सो सिंस आई एम टेकिंग द थीटा टू बी वेरी स्मॉल, सो आई कैन रिप्लेस माय sin थीटा एज थीटा रेडियन, दैट इज थीटा c. F is equals to minus mg theta. I said theta is equals to x by l. तुम लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन बोला दैट वाज आल्सो करेक्ट, दैट मैम थीटा बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, इस वजह से आई कैन राइट दिस पार्ट एज l. बट आई वाज आस्किंग अबाउट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, एंड यू नो दैट angular displacement is r per unit radius. This is how you can define the angular displacement. So that is x by l. So when you substitute, this becomes F is equals to minus mg. थीटा की जगह पे x by l सब्स्टिट्यूट किया। एक चीज समझ गई, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, कैपिटल L कांस्टेंट है, so F is directly proportional to minus of x, जो कि SHM परफॉर्म करने के लिए फॉलो करना चाहिए कि जो भी रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन।
Okay, this is what we proved. We know now we want to calculate the time period. Time period is 2 pi by omega, that is under root of acceleration per unit displacement. अब मुझे पता है force can be given as mass into acceleration. So mass into acceleration is equals to minus mgx by l. Acceleration is minus g by l into x. अब मुझे पता है g constant है, l constant है. एक और चीज वापस से पता चल गई कि acceleration is also directly proportional to displacement, but it is in opposite direction. So if I want to calculate acceleration per unit displacement, it will be g minus g by l, but this minus is only representing the direction. So if you talk in the terms of magnitude, it is a by x is equals to g by l. So when you represent this omega, when you replace this omega, that is, what is omega? Omega is under root of acceleration per unit displacement. So when you replace this a by x as g by l, you can calculate t is equals to 2 pi under root of g by l. That is, t is equals to 2 pi under root of l by g, where l is the length of the string, g is the acceleration due to gravity. Okay, means अगर आपको length of the pendulum पता हो और आपका acceleration due to gravity पता हो, तो एक छोटे amplitude के लिए आप अपने particular what we can say particular time period के लिए आप पता कर सकते हो, particular pendulum के लिए आप time period पता कर सकते हो कि एक oscillation वो कितने time में cover करने वाला है. Okay, hope you are clear. For a small oscillation, for a small theta, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, कीप इट इन माइंड, ऑफ कोर्स थीटा के हिसाब से चीजें चेंज होती है, बट स्मॉल थीटा के लिए ऑलमोस्ट चीजें अप्रोक्सीमेटली सेम होती है. अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है थीटा में, एक थीटा 5 डिग्री है, दूसरा थीटा 10 डिग्री है, तो ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड होगा ऑन एन अप्रोच वो सेम होगा. तो स्मॉल थीटा के लिए आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला से, मतलब 1 डिग्री थीटा के लिए, 2 डिग्री थीटा के लिए, 3 डिग्री थीटा के लिए अगर आप ट्राई करो टाइम पीरियड निकालने का, तो आपको ऑन एन एवरेज, क्योंकि टाइम पीरियड आपका लेंथ और जी पे डिपेंड करता है, लेंथ और जी आपने कांस्टेंट रखा है और थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री किया, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है थीटा में, तो आपको ऑन एन एवरेज आपको जो टी की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी. इससे हमको कुछ चीजें, कुछ कंक्लूजन्स मिल रहे हैं. ये जो थीटा वाला पार्ट है ये मैं तुमको आज वीडियो से दिखाऊंगी, बट फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम लॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड. पहली चीज तो हमको ये पता चली कि मेरा जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ को प्रोपोर्शनल है. लेंथ बड़ा होगा तो टाइम पीरियड बड़ा होगा. ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सेकेंड ये पता चला कि दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल. एम्पलीट्यूड बड़ा होने के बाद चीजें कुछ अलग हो जाती है. तो मैं ये सारी चीजें छोटे एम्पलीट्यूड के लिए कर रही हूँ. एक और बात, ये जो सिंपल पेंडुलम है, अगर तुम इसका ऑसिलेशन देखो तो ये ऑसिलेशन एक वर्टिकल प्लेन के जैसा कुछ दिख रहा है. अब मैं तुमको कॉनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम के बीच में डिफरेंस बताऊंगी इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के बाद, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम. कॉनिकल पेंडुलम आपने 11th स्टैंडर्ड में आई थिंक सो पढ़ा है, 12th में वापस रिपीट हुआ है या नहीं आई डोंट नो, बट कॉनिकल पेंडुलम अगर आपको याद हो तो कॉनिकल पेंडुलम आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, एंड यहाँ पे हम सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे हैं. सो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये एक वर्टिकल सर्कल को, वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सिंपल पेंडुलम है. वहीं पे जो कॉनिकल पेंडुलम होता है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है, ऐसा कुछ. दिस इज कॉल्ड एज कॉनिकल पेंडुलम एंड दिस इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम. ये जो सिंपल पेंडुलम है ये वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा घूमता है, और आपका जो कॉनिकल पेंडुलम होता है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल को रिप्रेजेंट करके निकाला जाता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द कॉनिकल पेंडुलम. दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल पेंडुलम. सो सिंपल पेंडुलम रिप्रेजेंट द वर्टिकल प्लेन ऑफ अ सर्कल. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट, अगर इसमें ध्यान से देखो तो इसको मास से कोई फर्क नहीं पड़ता. कॉनिकल इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसा गोल गोल नीचे घूमता है. दिस इज कॉनिकल. एक पेंडुलम लेके उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाओ, दैट विल बी योर कॉनिकल पेंडुलम. उसी को वर्टिकल सर्कल में घुमाओ ऐसा, दैट विल बी योर सिंपल पेंडुलम. समझा? दिस इज ओनली द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, कि सिंपल पेंडुलम. हाँ पूछो. मिस अगर हमने पूछो फॉर अ अमन. सिंपल पेंडुलम, अगर हम मिस पूछ ही रहा हूँ मिस, अगर हमने फॉर अ सिंपल पेंडुलम
ये बढ़ा दिया, उसका मास बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल अगर हमने उस पे 50 kg का वेट डाल दिया, या फिर कोई इंसानी लटक गया उस पे, तो फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे इन वीडियो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर वो ज्यादा टाइम तक नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम पीरियड, सी टाइम पीरियड को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। टाइम पीरियड को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज गोइंग टू बी सेम। एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम पीरियड लगता था, या 10 ऑसिलेशन के लिए जितना भी टाइम लग रहा है, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। हेलो लेकिन वो ऑसिलेशन ज्यादा वर्क करेगा ना, मींस वेट बढ़ ऑसिलेशन गया ज्यादा तो। करेगा, हाँ, उसका इनर्शिया बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा ना, पर हाँ, ऑसिलेशन ज्यादा देर तक करेगा। वो टाइम पीरियड की बात नहीं, टाइम पीरियड की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे हाँ समझा मिस मन। टाइम, ऑसिलेशन का हाँ नंबर वो बढ़ मैं जाएगा। सेम ही रहता है। एक मिनट, लिसन लिसन लिसन। जब इनर्शिया का कंसिडरेशन आप यहाँ पे करोगे ना, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी एग्जैक्टली होगा क्या। बट पर्टिकुलरली अगर 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ 10 सेकेंड्स में, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट विल अगेन परफॉर्म 10 ऑसिलेशन ओनली इन 10 सेकेंड्स। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ या in 10 seconds समझ it will गया, मैं perform 10 समझ गया। oscillations only. Yeah, हाँ मिस वो समझ गया, वो पता है। yeah. Let's go ahead. Now this was all about the law of simple pendulum, that it depends upon the length. It does not depends upon your, what we can say, mass. उसको mass से कोई फर्क नहीं पड़ता. This is all about the simple pendulum का law. Okay, let's go ahead and try to see the videos of your great professor Walter Levin, कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं। उसके बाद वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। माधुरी मैम, आर यू देयर? हेलो, आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे क्या प्लीज? हाँ मैंने किया है स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए मैम प्लीज। क्या हुआ? स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए, मुझे कुछ सेटअप्स करने हैं इसलिए। लेट्स गो अहेड। दिस वाज द वीडियो व्हिच वाज शोन बाय माय फेवरेट प्रोफेसर व्हेन वी वर लर्निंग ऑसिलेशन। जब हम पढ़ रहे थे तब हमारे फेवरेट प्रोफेसर ने हमको ये दिखाया था। लेट्स गो अहेड। First is starting only with a small pendulum and see how much craziness he have while teaching physics, and those people who are sitting in front of him is enjoying physics. This is all because of the experimental setup of this video. Okay, let's go ahead. Earlier he have not put any mass, only there is a mass of a bob, and he have given an angle of 5 degree. As I said, you can consider your oscillation from any of the point. ऐसा जरूरी नहीं कि शुरू हुआ तभी कंसिडर करना है, किसी भी एक पॉइंट से कंसिडर कर सकते हो. He started with the things. Now he is counting the total number of oscillations. एक oscillation के लिए he is trying to count कि एक total number of oscillation के लिए कितना time period वो ले रहा है. I think he is taking 10 oscillations. In starting, when he is taking 10 oscillations, let's see how much time period is there for particular 10 oscillation. Even if you want, you can count it as well. So for 10 oscillations, he is getting the time period at this particular time of mass as 45.71 seconds. This much amount of time is this pendulum required for 10 oscillations. Okay. Now, when he is replacing the mass, let's go ahead. Now he have replaced, in second part, he is changing the angle. Earlier the angle was 5 degree. Now the angle is 10 degree and he is doing the experiment with the same mass.
And what he found that by replacing it by small angle, by displacing it by small angle, there will be no large amount of change in the time period. मतलब पहले 45 डिग्री आया था, sorry 45 seconds आया था, तो second 10 डिग्री में भी 45 seconds ही आएगा. Let's calculate. If you are having problem with the video, I'll send you the link. You can see in that as well. And if you can see, that is more okay. Is counting the 10 oscillations, the time required for 10 oscillations. पहले वाले में 5 डिग्री पे रखा था एंगल, दूसरे वाले में 10 डिग्री पे रखा है, एंड ट्राई कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि दोनों में टाइम पीरियड का बहुत ज्यादा चेंजेस आता है क्या. प्लीज डोंट पुट एनीथिंग इन चैट बॉक्स, आई कैन नॉट सी. As you can see, earlier it was 45, again now it is 45 for 10 oscillations. Means by changing small angle, the time period is almost same. The last part where he will replace himself with a mass. As you can see, he is sitting on the bob. Don't expect me to do these things, huh? He's sitting on the bob and he's going to calculate the time period for the number of oscillations. हंसी जोड़ गया तो भाई. Started. If you want, you can calculate the number of oscillations. And now the mass have been changed, but you will find that the time period required for that much oscillation will be same as the earlier one. This shows that the time period does not depend upon the mass of the bob that you are putting. Of course, as Aman said, ma'am, जब mass बढ़ा देते हैं तो inertia का concept आ जाता है. Yes, it exists. इसीलिए इसका जो रुकना होगा ये काफी टाइम बाद रुकेगा, because it will oppose the change. As you can see, again it is 45 by changing the mass for the 10 oscillations. So this is what you can see from the physics, that whatever you study is applicable everywhere. You can try it with an experiment. अगर experimental physics से आपका normal physics change हो जाएगा तो your theory, either your experiment, one of the thing is wrong. Okay, so this was all about the experiment. I'll send you the links so that if you are not able to watch it from my video, you can see it on YouTube as well. So this was all about the simple pendulum, that the time period for the simple pendulum is given by t is equals to 1 upon 2 pi, t is equals to 2 pi under root of L by G, where is L is the length of the pendulum. That is, it is the distance between the rigid support to the center of gravity of your bob. Okay. And of course, it changes if theta is very big. मिस आपका स्क्रीन ऑन है क्या? No. ओके मिस.
So let's start with some explanation from here. We got that T is equals to 2 pi under root of L by G. We saw that your T does not depends upon the mass. It does not depends upon your what we can say. If your angle is very small, it does not depends upon the change in the angle. Okay, बहुत ज़्यादा changes नहीं मिलेगा आपको time period में. But keep it in mind, as Aman said that, ma'am, if we introduce some more mass, there will be an effect on inertia. Of course, there will be an effect on inertia. Okay, the inertia changes and the number of oscillation that it will perform, the total number of oscillation will be changed because it will oppose the changes because now inertia is more. Okay, so that matters. कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर वो दिखाएगा कि when it is swinging there is a change in the mass of the system. ऐसे समझ आप JEE वगैरह में सॉल्व करते हो तो वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन दिखेगा कि वहां पर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा. सो हियर the frequency for this particular time period n is equals to 1 by t and it can be written as 1 upon 2 pi. It will be 1 upon 2 pi. How much? 1 upon 2 pi under root of g by l. So n for this particular simple pendulum is given by 1 upon 2 pi under root of g by l because n is 1 by t. So this is the frequency of your simple. This is how your frequency of a simple pendulum is given by. So t is equals to 2 pi under root of l by g and n is equals to 1 by t, that is equals to 1 upon 2 pi under root of g by l. Hope you are clear with the simple pendulum. कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, प्लीज आस्क. कुछ भी ऐसा है जो रिपीट करना है तो प्लीज आस्क. नो ब्लर है मिस. Wait. मिस फोकस करो. Can you see now? मिस कुछ लिखा है क्या? नहीं, बट ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ ब्लर है. हाँ ब्लर है, फोकस बार बार Is it ऊपर नीचे visible हो now? रहा है. हाँ हो गया? दिख रहा है. Okay. Second pendulum is also a हाँ, miss, simple clear है. pendulum. बट यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो टाइम पीरियड है हम फिक्स कर देते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड्स. 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ जाने के लिए और 1 सेकेंड यहाँ से रिटर्न बैक आने के लिए. सो जो टोटल टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन है दैट इज योर 2 सेकेंड्स. तो जब टाइम पीरियड 2 सेकेंड सेट कर दिया जाता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेकंड पेंडुलम. ओके, व्हेन द टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड, दिस पेंडुलम इज एन आइडियल पेंडुलम. इसको मोस्टली जगह पर यूज किया जाता है. 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ जाने के लिए और 1 सेकेंड यहाँ से रिटर्न बैक यहाँ आने के लिए, स्माइलिंग पेस. ओके, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया. टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड होता है 2 सेकेंड होता है. सो जिस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड सेट कर दिया जाता है उसको हम सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं. आपके मोस्टली वॉचेस वगैरह में सेकेंड पेंडुलम का यूज किया जाता है, मतलब एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकेंड्स का टाइम को सेट कर दिया जाता है. ओके, नाउ अगेन लेट्स कैलकुलेट समथिंग फ्रॉम दिस 2 सेकेंड. हमको पता है t is equals to 2 pi under root of L by G. करेक्ट है. हमें पता है कि ये t कितना है, t is 2 seconds. So 2 second is equals to 2 pi under root of L by G. Okay, ये जो डेफिनेशन है ना सेकंड पेंडुलम का, ये काफी बार बोर्ड्स एग्जाम में आया हुआ है. They ask you what is second pendulum, so you need to explain the pendulum with time period. The simple pendulum with the time period 2 seconds is called a second pendulum. Okay, now this 2 got cancelled, so 1 upon pi is equals to L by G. G ऊपर गया, G by pi, sorry, it is under root of L by G. Let's take square. This becomes 1 upon pi square is equals to L by G. Therefore, L is equals to G upon pi square. मतलब अगर आपको एक पेंडुलम बनाना है और आपको चाहिए कि उसका जो टाइम पीरियड हो वो कितना हो, 2 सेकेंड हो, तो उस चीज के लिए आप इस फॉर्मूले के हेल्प से आपके पेंडुलम का लेंथ कितना होना चाहिए वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो. सो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय g by pi square. होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
हालांकि और भी पेंडुलम्स का यू कैन ट्राई बाय दिस थिंग, बट मोस्टली सेकंड पेंडुलम इसलिए कंसीडर किया जाता है कि वो बहुत ही इजी होता है फॉर कैलकुलेशन। एक उसको यहाँ से एक सेकंड उसको यहाँ से यहाँ जाने में लगता है और दूसरा सेकंड उसको यहाँ से यहाँ, तो टोटल जो उसको लगता है ऑसिलेशन के लिए वो 2 सेकंड्स रखता है। सो दिस पेंडुलम इज यूज्ड फॉर मेकिंग योर वॉचेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड पेंडुलम। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। होप यू आर क्लियर विद सिंपल पेंडुलम। क्या अमन, क्या डाउट है? सो होप यू आर क्लियर विद द सेकंड पेंडुलम। मैं जस्ट एक बार वापस से ध्यान से दिखा रही हूँ, देखते जाओ। t is equals to 2 सेकंड जब होता है, जब टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सेकंड पेंडुलम। t is equals to 2 pi under root of L by G. 2 got cancelled, and in by this particular method you can find the length of the pendulum of which the time period is 2 seconds. So let's go ahead with the sum. Question is, the period of oscillation of a pendulum increases by 10%. जो पीरियड है एक पेंडुलम का वो 10% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेट अस कंसीडर अर्लियर पीरियड वाज 100% एंड द न्यू पीरियड इज 110%। 10% से बढ़ रहा है। व्हेन इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 21 सेंटीमीटर, लेट्स से द अर्लियर लेंथ इज L1 एंड द फाइनल लेंथ इज L1 plus 21. ओके, L1 plus 21, but of course centimeters में दिया है, so you need to calculate it into meters, so it simply becomes L1 plus 0.21. so वो बोल रहा है earlier time period, उसने सिर्फ इतना क्वेश्चन में बोला है कि आपके पेंडुलम का लेंथ जब आप 21 सेंटीमीटर्स से बढ़ाते हो तो आपका जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो 10% से बढ़ जाता है। उसने इनिशियल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप क्या बोलोगे, लेट द इनिशियल भी 100% एंड उसका जो 10% से बढ़ गया तो T2 भी 110%. Earlier the length was L1 and the new length is L1 plus 0.21 because 0.21 से वो बढ़ गया है. Now find its initial length and initial period. T1 पूछ रहा है और L1 पूछ रहा है. Ma'am, my lecture is till 4 o'clock. My lecture is till 4 o'clock. ठीक है, चलेगा. Yeah. Okay. So T1 is 100%, T2 हम होप ये कंसेप्ट समझा क्या कि कैलकुलेट करके दो जरा. Calculate and give me the T1 value. Calculate करो जरा L1 और T1 की वैल्यू जल्दी फास्ट. मिस एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट T करो ना. is directly proportional to under root of L. क्या रिपीट करूं? क्वेश्चन फिर से Question. एक बार रिपीट करो. Question. The period of oscillation of simple pendulum increases by 10% when its length increased by 21 centimeter. Find its initial length and initial period. अब ब्लर नहीं है, अब चीजें एकदम क्लियर है. But you can see the things, I think. देख सकते हो. Please solve it and give me the answer. जब T1 100% है तो the length is L1. जब T2 जो है 10% से बड़ा है तो पहले अगर मैंने 100% कंसीडर किया so T2 will be 110% क्योंकि 10% से बड़ा है. ओके, सम में T1 100% ऐसा नहीं बोल रहा है. हमने बोला है कि अगर वो 10% से बढ़ रहा है तो पहले वाले को 100 लेते हैं, तो अगर 10% से बढ़ रहा है तो T2 will be 110%. So earlier the length was L1 and then the length has been increased by L1 plus 0.21. कोई सॉल्व कर रहा है कि नहीं, सिर्फ बैठे हुए हो शांति से? So here T1 by T2 is equals to under root of L1 by L2. T1 कितना लिया हमने? 100%. T2 कितना है? 110%. is equals to under root of L1 upon
L1 plus 0.21. जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड द L1 टू बी, L1 आपको 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलेगा meter. ना। आपको L1 मिल गया, इसके हेल्प से आप T1 निकाल सकते हो कि T1 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। सो T1 is equals to 2 pi under root of L by G, that is L1 by G. So 2 pi L1 is 1, G आपको पता है 9.8 होता है। सो ये कैलकुलेट करोगे तो आपको T1 मिल जाएगा। क्या क्या T1 is क्या? equals to 2 pi under root of L1 by G। हाँ बोलो बोलो। T1 is 2 pi under root of L1 by G। L1 आपने कैलकुलेट किया है, that is 1, G की वैल्यू आपको पता है। अब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो you will get the T1, and when you will solve it you will get the answer as 2.006 seconds। Okay, so जी की वैल्यू 10 लेनी है क्या? if you have any doubt till you please ask। जी की वैल्यू 10 लेनी है। We will stop। Difference between your simple pendulum and a conical pendulum। So conical pendulum इसके बारे में हमने 11th में पढ़ा हुआ है। सिंपल पेंडुलम माधुरी मैम आई टेक ओनली 2 minutes हो जाएगा। फिर सिंपल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम में जैसे कि मैंने बताया कि नीचे का जो सर्कल होता है इट इज एन हॉरिजॉन्टल सर्कल। इन दिस इट इज अ वर्टिकल, इट इज कंसीडरिंग द पार्ट ऑफ अ वर्टिकल सर्कल। ओके, जब आप पेंडुलम को हॉरिजॉन्टली घुमाते हो, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हो, इट इज अ कॉनिकल पेंडुलम। जब आप उसको वर्टिकली घुमाते हो कुछ इस तरीके से वर्टिकल सर्कल में, सो इट इज योर सिंपल पेंडुलम। दूसरी बात, अगर यहाँ पर देखो तो उसका हाइट इज सेम, हाइट चेंज नहीं हो रहा है, उसी हाइट में गोल 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 घूम रहा है। सो इन दिस योर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, ऑफ कोर्स हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर कांस्टेंट क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर हाइट चेंजेस हो रहा है, एज यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन द हाइट। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंटर कन्वर्शन चलता है। कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में हो जाती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में हो जाती है। ओके, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड बट इट इज डिफरेंट, इट हैव अ डिफरेंट वैल्यू। यहाँ पे इट इज कांस्टेंट बिकॉज द हाइट इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, में अगर आप इसका डेरिवेशन जाके देखोगे सो यहाँ पर जो मेन काम करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स करता है। ये सारा काम सेंट्रीपिटल फोर्स में की वजह से होता है। अगर इसका डेरिवेशन 11th स्टैंडर्ड का जाके देखो, बिकॉज इट इज मूविंग इन अ सर्कल, और यहाँ पर जो मेन काम करने वाला है वो वेट है, दैट इज योर mg, जो उसको रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है अंदर की तरफ लेकर आ रहा है, दैट इज योर रिस्टोरिंग, दैट इज योर mg। तो यहाँ पर वेट वही काम कर रहा है जो काम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स करता है। एंड द लास्ट पार्ट, द टाइम पीरियड फॉर दिस इज गिवन बाय 2 pi under root of L cos theta by G। ये डेरिवेशन हमने प्रूव किया 11th स्टैंडर्ड में। एंड फॉर सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 pi under root of L by G। दिस इज द डिफरेंस। द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट, सॉरी, इन दिस ये जो पॉइंट है इसमें स्ट्रिंग जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे ही गोल गोल घूम रहा होता है, बट यहाँ पर यू कैन चेंज द एंगल्स। सो इन दिस इट हैव अ फिक्स्ड एंगल जिसमें वो गोल गोल घूमता है, बट यहाँ पर इट कैन मेक एनी ऑफ द एंगल। ऐसा भी हो सकता है कभी आप इस पेंडुलम को स्ट्रेट ले जाकर ऊपर छोड़ दो, सो दैट इट कैन फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, यू कैन मेक इट्स लेंथ टू बी स्ट्रेट, ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे भी ले जाके छोड़ सकते हो। सो यहाँ पर द एंगल चेंजेस, बट हियर एट कांस्टेंट एंगल इट इज जस्ट मूविंग टू एंड फ्रो, गोल गोल घूम रहा है। Here also it is to and fro, but यहाँ पर जो गोल गोल घूम रहा है it is a circle, and here it is an horizontal circle, and here it is moving in a vertical circle. So this is the difference between your conical pendulum and a simple pendulum.
Hope you are clear. Here we will stop. We'll start with Angular SHM tomorrow. सब PDF में होगा. I always give PDF.